गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज हम लोग सेल का तीसरा लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में स्ट्रक्चर के आधार पर डिफरेंसेस देखे थे। आज हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, प्रोटोप्लाज्म क्या है। ये जो सेल होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो सेल के अंदर है तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म तो ये जो लिक्विड है यही है प्रोटोप्लाज्म, जो कि किसी भी सेल में पाया जाता है। जब सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म है। जो प्रोटोप्लाज्म है यही एक ऐसा होता है जो क्या है, लिविंग है, अलाइव है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉर्टाई ने। सबसे पहले इसको कॉर्टाई ने देखा था कि कोई प्रोटोप्लाज्म है, लिक्विड जैसा कुछ पदार्थ सेल में भरा होता है, जिसको कॉर्टाई ने सबसे पहले देखा था। और डुजार्डिन ने इसको नाम दिया था सार्कोड। डुजार्डिन ने सार्कोड टर्म दिया किसके लिए, प्रोटोप्लाज्म के लिए। और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म सबसे पहले, प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था। हक्सले फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इन्होंने कहा था कि जीवन की जो आधारशिला, भौतिक आधारशिला है वो है प्रोटोप्लाज्म। जीवन की भौतिक आधारशिला, फिजिकल बेसिस, जीवन की भौतिक आधारशिला कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। किसने कहा, हक्सले ने कहा। हक्सले ने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ स्टेटमेंट दिया प्रोटोप्लाज्म के लिए। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन 62%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन है 20%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम है 2.5%। तो इन सब के जो भी कॉम्बिनेशन है, जो कंपोजिशन है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जा रहा है। ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन पाया जाता है। ये मोस्ट एबुंडेंट ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें कि इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या क्या और कितना पाया जाता है, तो वाटर है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, आयरन है। तो ये सब जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये पाए जाते हैं। आयरन, यहाँ पे रहेगा आयरन, ठीक है, ये पाया जाता है। तो इसको हम HP नकली करके याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन 75%, 70-75% पाया जाता है। ये 70-75% पाया जाता है। ये 25% पाया जाता है, 20 से 25% के बीच में पाया जाता है ये। और ये 5% पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट 3% पाया जाता है और लिपिड 2% पाया जाता है और आयरन 1% पाया जाता है। इसको हम HP नकली के सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि घटते हुए क्रम में इस तरह से पाया जाता है। इसमें वाटर 70-75%, प्रोटीन 20 से 20% तक 20 से 25% तक पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड 5%, कार्बोहाइड्रेट 3% और लिपिड 2%, आयरन 1% पाया जाता है। HP नकली करके इसको हम याद कर सकते हैं। ये जो टर्म दिया गया है कि सार्कोड टर्म किसने दिया था, वो डुजार्डिन द्वारा दिया गया है। प्रोटोप्लाज्म टर्म पुरकिंजे ने दिया था। ये स्टेटमेंट फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसके द्वारा कहा गया था, तो वो हक्सले के द्वारा कहा गया था। ये स्टेटमेंट एग्जाम्स में आते हैं। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका मूवमेंट देख लेते हैं कि ये जो है इसमें मूवमेंट भी होता है। और वो मूवमेंट जो है दो तरह का होता है। एक होता है साइक्लोसिस और एक रोटेशन में होता है। तो हम देख लेते हैं, इसके मूवमेंट को देख लेते हैं। एक होता है साइक्लोसिस
एक है साइक्लोसिस और दूसरा होता है रोटेशन। ये दो तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं। ये दो तरह के मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट, ये दो तरह के मूवमेंट देखे गए हैं। और जो ये साइक्लोसिस है, ऐसे ऐसे इस तरह का मूवमेंट होता है। और इसमें एक होता है जो रोटेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। इनका ये फिक्स रहता है कि ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ऐसे रोटेशन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं पत्तियों में। ये हाइड्रिला में पाया जा रहा है, हाइड्रिला की लीफ में इसको देखा गया। ये वेलिसनेरिया में देखा गया, इस साइक्लोसिस में कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, ऐसे ऐसे इनका मूवमेंट होता रहता है। तो इस तरह से प्रोटोप्लाज्म के दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होता है साइक्लोसिस, दूसरा होता है रोटेशन। दो तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज है देखी गई, इसके कई इफेक्ट देखे गए। ब्राउनियन मूवमेंट देखा गया। प्रॉपर्टीज, एक ब्राउनियन मूवमेंट देखा गया। ब्राउनियन मूवमेंट इस तरह से किसी भी दिशा में देखा गया। दूसरा टिंडल इफेक्ट देखा गया। टिंडल इफेक्ट इसमें दिखाई देता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। और दूसरा है सॉल जो कि सॉलिड स्टेट में है और जेल जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे में, ये जो स्टेज है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। टिंडल इफेक्ट शो करता है प्रोटोप्लाज्म। ब्राउनियन मूवमेंट शो कर रहा है। ब्राउनियन मूवमेंट जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, सेम की जड़ में इन्होंने देखा था। और कई जगह से रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की भी खोज की थी। ये प्रॉपर्टी है, इससे इनकी प्रॉपर्टी दिखाई देती है। तो इस तरह के इन्होंने 2-3 इफेक्ट जो प्रोटोप्लाज्म है वो शो करता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म की खोज सबसे पहले कॉटाई ने इसको देखा था, डुजार्डिन ने सार्कोट टर्म दिया और सबसे पहले और इसकी प्रॉपर्टीज है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, सॉल और जेल में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कंपोजिशन को हमने देखा कि इसकी कंपोजिशन में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो हाइड्रोजन है और कार्बोहाइड्रेट है, आयरन है, ये सब पाए जा रहे हैं। इनका एक HP नकली करके हम याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, न्यूक्लिक एसिड है और कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बन नहीं है बल्कि कार्बोहाइड्रेट है, लिथियम है, आयरन है, ठीक है। तो इस तरह से ये लिपिड है। तो इस तरह से हम इसके सीक्वेंस को भी याद कर सकते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स कितने % किसमें पाया जाता है। और ओवरऑल इसके ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 75% सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स का सीक्वेंस है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस तरह से हमने प्रोटोप्लाज्म के कुछ ओवरव्यू लिए, थोड़ी सी जानकारी ली। अब हम लोग
प्रोटोप्लाज्म के बाद अब हम लोग कुछ जो प्रोटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो हमने देखा था इससे पहले, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और जिसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं, जैसे राइबोसोम है उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस है उसमें मेम्ब्रेन नहीं है। तो उन सब ऑर्गेनेल्स को भी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है। तो चलिए हम लोग पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को ही, जो कि कम है, उसको पहले देख लेते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड। अब हम लोग प्लास्टिड, सबसे पहले प्लास्टिड्स को ही पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड्स, जो प्लास्टिड है वो उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं और लगभग सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं और यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं। यूग्लिनॉइड, जिसमें कि यूग्लिना है, तो यूग्लिनॉइड में भी पाए जाते हैं प्लास्टिड। ऑल प्लांट्स में पाए जाते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स लार्जेस्ट है इन सेल, किसी भी सेल का। और ये जो प्लास्टिड है वो 3 तरह का है। अगर हम इसके पिगमेंट के आधार पर इसका डिवीज़न करें, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, अगर पिगमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, अगर हम पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड को देखते हैं, प्लास्टिक टर्म वाज गिवन बाय सिम्पर, SCH, सिम्पर। इन्होंने सबसे पहले, सिम्पर ने प्लास्टिक को खोजा था। पिगमेंट के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, क्लोरो का मतलब ये है ग्रीन, ग्रीन इन कलर होगा, ग्रीन इन कलर। क्रोमोप्लास्ट येलो इन कलर, ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज भी हो सकता है, ऑरेंज, या फिर रेड इन कलर। जबकि ल्यूकोप्लास्ट है, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं है, तो इसमें पिगमेंट वाला का काम नहीं होता है। ये मेनली स्टोरेज के लिए होता है, ये मेनली स्टोरेज के लिए यूजफुल होता है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, मेन जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, और कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड है। जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड है। क्रोमोप्लास्ट में जैंथोफिल है, जैंथोफिल है, जैंथोफिल है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन इन कलर है, ये मेनली यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये फैट सॉल्युबल है। ल्यूकोप्लास्ट को हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं इसके स्टोरेज के आधार पर कि ये किन चीजों का स्टोरेज कर रहा है। जैंथोफिल के साथ साथ इसमें
कैरोटीन भी पाया जाता है, कैरोटीन, कैरोटीन। इसमें क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, इसमें ज़ैंथोफिल कैरोटीन, और इसमें नो पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है। अब हम ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट को, ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोस का मतलब ही है कलरलेस। ये 3 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे ल्यूकोप्लास्ट को। एक है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमाइल का मतलब ही होता है स्टार्च। इसका मतलब ये स्टार्च स्टोरेज करेगा, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज, जैसे कि हम पोटैटो में देखते हैं। दूसरा है इलियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ये ऑयल या फिर फैट का स्टोरेज करता है। तो जो भी जिससे भी हमें फैट मिलता है उन सब में ये इलायोप्लास्ट पाया जाएगा। जैसे बीन्स में पाया जाएगा, आलमंड में पाया जाएगा। और एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन स्टोरेज है, प्रोटीन का स्टोरेज करेगा। मतलब ये है कि जो जिसमें भी प्रोटीन पाया जा रहा है उसमें एल्यूरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है एल्यूरोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल का स्टोरेज करता है। और एमाइलोप्लास्ट ये पोटैटो में पाया जाता है, जो कि स्टार्च का स्टोरेज करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो कि कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, इसका जो कलर नहीं है, ये स्टोरेज के काम आ रहा है। जबकि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस और जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। तो हम अब क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन सेल, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन प्लांट सेल में, प्लांट सेल का सबसे बड़ा, प्लांट सेल एनिमल सेल में सबसे बड़ा जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन चूंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया ही नहीं जाता है, तो अगर हमें पूछा जाएगा कि एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स क्या है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब ही है ग्रीन, ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। ओवल शेप्ड होता है किसी किसी में, लेंस शेप्ड होता है, लेंस शेप्ड, लेंस शेप्ड, डिस्क्वाइड शेप्ड, डिफरेंट तरह के शेप होते हैं। स्पाइरल शेप्ड स्पाइरोगाइरा में, डिस्क्वाइड, कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास में। तो क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट टाइप के शेप में पाए जाते हैं। कप शेप्ड, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, इनर, इनर मेम्ब्रेन,
और इनमें होता है ये सैक लाइक, सिक्के के ढेर जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेनम। इनको बोलते हैं ग्रेना। ये है ग्रेना, और ये जिनसे लगे होते हैं इनको ग्रेनम लैमेली बोलते हैं। एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, जुड़े होते हैं। और ये इसमें जो फ्लूइड भरा होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लिक्विड जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। और इसको जो सिक्के के ढेर जैसा है ये है ग्रेना। ये है ग्रेना। जो ग्रेना है इसका सिंगुलर वर्ड जो होगा, सिंगुलर, इसको बोलेंगे हम ग्रेनम। इसको बोलते हैं ग्रेनम। एक सिक्का, एक सिक्के को बोलते हैं ग्रेनम। सिक्के का ढेर ग्रेना कहलाता है। और ये जो ये है इसको बोलते हैं थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड, ये है थाइलाक्वाइड। और थाइलाक्वाइड में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि लीफ के कलर को ग्रीन करता है। ये इसमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ है? थैलाक्वाइड में है। थैलाक्वाइड क्या है? एक सिक्का है, और जो सिक्के का ढेर है वो कहला रहा है ग्रेना। और इसके जो लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये है लैमेली। चूंकि स्टोमा में है इसलिए स्टोमा लैमेली। और ओस्मियोफिलिक की ये ड्रॉपलेट ऑफ ओस्मियोफिलिक, इसका क्या काम है पता नहीं। ओस्मियोफिलिक ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाक्वाइड, इनका अपना सर्कुलर डीएनए होता है। इनका अपना डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर डीएनए है ये किसका कैरेक्टर है? ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, जो कि प्रोकैरियोटिक फीचर है जो कि यूकैरियोटिक के क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर फीचर जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का है वो यूकैरियोटिक के ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। और इनका जो राइबोसोम होता है, इनमें अपना एक राइबोसोम भी होता है। इनमें अपना राइबोसोम होता है। और ये जो राइबोसोम है, ये 70s टाइप का है। और ये भी जो फीचर है राइबोसोम के 70s होने का, ये भी यूकैरियोटिक नहीं है। इनके जो साइटोप्लाज्म में है वो 80s टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है, जबकि इसी के ऑर्गेनेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक फीचर है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक फीचर दो फीचर है, एक राइबोसोम 70s का पाया जाना और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का पाया जाना, जो कि जबकि जब हम इस सेल ऑर्गेनेल से बाहर साइटोप्लाज्म में जाते हैं तो हमें 80s टाइप का राइबोसोम दिखाई पड़ेगा, और जो न्यूक्लियस में जाएंगे तो लीनियर डीएनए पाया जाएगा और उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी रहेगा, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। और इसमें जो राइबोसोम है वो 80s टाइप का भी नहीं है, ये 70s टाइप का है। ये प्रोकैरियोटिक फीचर है। तो हमने देखा कि दो फीचर जो है वो प्रोकैरियोटिक है। ऐसा ही सेम हमको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा कि जो थाइलाक्वाइड है इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। यहीं पर इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। कैसे? इसमें जो स्टोमा है, ये जो स्टोमा है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम ऐसे जो यूजफुल होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो यहाँ पर होते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं।
और थाइलाकॉइड में जो एक क्लोरोफिल है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ट्रैप करने का काम करता है। इस तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस में एक अहम रोल निभाता है। कैसे, जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करके, और इसमें जो एंजाइम, स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स होते हैं उनको करके। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये सेमी ऑटोनॉमस है, सेमी ऑटोनॉमस, इसको हम सेमी ऑटोनॉमस कह सकते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अपना डीएनए है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या कर सकता है, अपने जैसा क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। इसमें अपना राइबोसोम है, तो ये अपना प्रोटीन भी बना सकता है। तो इस तरह से हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कह सकते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, अपने जैसा ये मल्टीप्लाई करके अपने जैसा क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, अपने जैसा प्रोटीन बना सकता है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन हमने देख लिया, इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ग्रेनम में होता है, स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं जो लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट दोनों में यूजफुल होते हैं। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोस का मतलब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो माइटोस से लिया गया है, और माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने देखा था। कॉलिकर ने 1857 में सबसे पहले इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी फ्लाइट मसल्स जो होती है, फ्लाइट मसल्स में देखा था। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि फ्लाइट मसल्स में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जहाँ पर भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। तो इन्होंने सिर्फ देखा क्या कि इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स में इन्होंने देखा कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दे दिया। अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दे दिया। सी बेंडा कार्ल बेंडा आते हैं, और कार्ल बेंडा ने सबसे पहले इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, सबसे पहले सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। बायोप्लास्ट टर्म अल्टमान ने दिया। कॉलिकर ने देखा था फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट में, इसको देखा था सबसे पहले, तो इसकी खोज का श्रेय तो कॉलिकर को जाता है, लेकिन जो नाम दिया है वो सी बेंडा ने दिया है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये तोड़कर जो न्यूट्रिएंट हैं उनको तोड़कर उनसे एनर्जी को
एनर्जी बनाता है, एटीपी सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या कन्वर्टिंग एनर्जी, केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्टिंग एनर्जी हाउस कह सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कन्वर्ट करने का हाउस है। तो हम इसके भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। जो बाहर की लेयर होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, लेकिन जो अंदर की इनकी लेयर होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये इनर लेयर है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम इनर मेम्ब्रेन, इसी को हम क्रिस्टी बोलते हैं क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसी पर कुछ रैकेट जैसा, बैडमिंटन का रैकेट जो खेलते हैं वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसका ये स्ट्रक्चर है, ये इसको F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। ये F0 है, F1 है और ये F0 है। इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। इसको फर्नांडिस-मोरन पार्टिकल भी कहते हैं, फर्नांडिस-मोरन पार्टिकल, इसको फर्नांडिस-मोरन पार्टिकल भी कहा जाता है। इसमें जो एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीजन को बनाने वाले, कन्वर्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ऐसे पूरा होता है। इसमें भी जो डीएनए है वो नेक्ड है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसका जो राइबोसोम है वो भी 70 एस टाइप का है, 70 एस टाइप का राइबोसोम है। ये दोनों कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। इसके बाहर जो हम साइटोप्लाज्म में देखते हैं तो वो वहाँ पर 80 एस टाइप का राइबोसोम है और डबल 80 एस टाइप का राइबोसोम है, और जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर वो लीनियर डीएनए है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन है, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। जो कैरेक्टर है वो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, जो कि हमने क्लोरोप्लास्ट में भी देखा ही। और इसके जो यहाँ पर प्लाज्मा है, लिक्विड जो इसमें पाया जा रहा है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जो हमने क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड देखा उसको हमने स्टोमा कहा। इसकी जो मैट्रिक्स है, इसका जो लिक्विड है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो डीएनए है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है। ये क्रिस्टी लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसमें F0 F1 पार्टिकल है। इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के लिए और ग्लाइकोलिसिस के लिए, ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसोल में होता है, क्रेब्स साइकिल के लिए
एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, या कह सकते हैं लिंक रिएक्शन के लिए, ये सब एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो यहाँ इसकी इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन पर, यहाँ पर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, यहाँ पर होता है इनर मेम्ब्रेन पर। और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वगैरह पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है कि इसको चूँकि यहाँ पर ATP की सिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकिंग हो रही है, तो उससे एनर्जी निकल रही है, एनर्जी ATP में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये हमने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या हुआ? पहला ये कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है, जो एंजाइम्स हैं रेस्पिरेशन में जो यूज होने वाले एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। दूसरा, विटिलाइजेशन में यूज होता है, विटिलाइजेशन होता है। इस तरह से ये एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सब चीजें इसमें होती हैं। अब हम लोग आगे इसके अनदर जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, इन सब को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।